हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर तैयारी नहीं शुरू किए, अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, तो आप उसे क्या करें, शुरू करें। क्योंकि हम यहाँ आपको लेके आए हैं आप लोगों के लिए ही, जीरो से लेके मतलब चैप्टर 1 से पूरा एकदम आपकी तैयारी कराएंगे। तो ये आपका चैप्टर 1 में जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, फिर रिपीटेड मतलब कि एकदम हर बार पूछे गए परीक्षा के बेसिस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट वाले चैप्टर से। और ऐसा नहीं है कि लोग पूछते हैं कि मैम ये किसके लिए काम आएगा, तो ये कौन से बोर्ड के लिए काम आएगा। तो ये देखिए, चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से होंगे, तो आपके लिए ये प्रश्न मतलब कि जो है वो आप लोगों के लिए ही है। तो बोर्ड कोई सा भी हो, लेकिन प्रश्न तो यही पूछेगा। हर परीक्षा एक ही साथ होती है, तो परीक्षा जब एक ही साथ होती है तो पेपर भी आपका एक ही साथ होगा, ठीक है, तो एक ही जैसा ही रहेगा। भले आपका कोडिंग अलग अलग हो जाती है, ठीक है, कोडिंग अलग हो जाती है, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर भले ही इधर उधर हो जाता है, लेकिन परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो वही एक ही सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर मतलब कि पहला जो चैप्टर है, उसमें आपका पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के, ठीक है, मैं आप लोगों के उसी चैप्टर से बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरी प्रश्न लेके आई हूँ, ठीक है। इसमें बहुविकल्पी जो होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, और ऐसा लगता है हमें परीक्षा में, ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही होते नहीं है, उसमें तो चार में से केवल एक ही सही होगा, लेकिन ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। आखिर तो इसी में कंफ्यूज होके हम लोग गलत कर देते हैं। तो थ्योरी तो सभी लोग पढ़े होते हैं, लेकिन वो विकल्प भी करने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि ऐसा लगता है कि चारों ही सही है, तो चारों सही होता नहीं, केवल कितना सही होता है, तो एक सही होता है। उसी के लिए, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, ताकि आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर दें, कि बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उसमें आपका जैसे कि कहता है कि इसमें आपका पहला जो सवाल दिया है, क्या कह रहा है, पहले चैप्टर से ही है, ठीक है, मतलब कि आपके बेसिक से ही है, मतलब चैप्टर आपका पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो जवाब फटाफट देंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दिया है, पहला क्या दिया है सवाल, कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। उसमें आपसे पूछ दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि भौतिक परिवर्तन का, दूसरा आपका दिया है रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा आपका कहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम धातु का वायु में अगर जलना एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग पढ़े होंगे कि कहा जाता था कि सोडियम धातु का जलना या फिर मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि इसमें आप लोगों को ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो भौतिक परिवर्तन में का भौतिक परिवर्तन का, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन यही है आपका कि रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। मतलब कि मैग्नीशियम धातु का जलना आपका कौन सी अभिक्रिया होती है, किसका उदाहरण होता है, तो आपकी रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। उसके बाद आपका आगे क्वेश्चन दिया है क्या, कि समीकरण Be2C प्लस एक्स H2O, ठीक है, समीकरण Be2C प्लस यक्स H2O, फिर गिव्स आउट Y BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4 में यक्स तथा y का मान क्रमशः होगा। मतलब कि समीकरण संतुलित करने आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मतलब कि यहाँ आपको यक्स और y छोड़ दिया है, तो यक्स और y कैसे लिखेंगे, जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तभी तो वहां पता चलेगा, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यौगिक को तो जोड़ नहीं सकते, यौगिक को तो हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या जोड़ेंगे, वहां न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि इसमें दिया भी है ऑप्शन कि 2 4 या फिर 1 2 या फिर 2 4
या फिर 4 2 या फिर 2 1, मतलब कि इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से ही एक सही होगा। लेकिन कौन सा सही होगा? जब आपको, ठीक है, जब आपको समीकरण संतुलित करने आता होगा, ठीक है, तभी आप ये इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या लिखे वहां पे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन से ही रख के एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन दिया रहता है वो आपके आसानी के लिए ही दिया रहता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से ही हल करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि समीकरण आपका Be2C प्लस एक्स H2O, फिर इसके बाद यहाँ YBeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4, ठीक है। हमें जब कुछ नहीं पता है तो यहाँ आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं कि क्या लेना है हमको। ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला, अगर x के जगह पे 2 लेंगे तो y के जगह पे हमें कितना लेना है, 4 लेना है। तो रख के देख लेते हैं क्या बन रहा है। अगर Be2C प्लस x के जगह पे अगर 2 रखते हैं, उसके बाद H2O, फिर ये तीर y के जगह पे कितना 4, BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4, ठीक है। इसमें अब आप दोनों तरफ अब क्या करेंगे, संख्याओं को देख लेंगे कि मतलब जो आपने यूज किया है अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्याएं बराबर हैं, मतलब कि द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम देखेंगे तो बेरियम की संख्या कितनी आपकी मिल रही है, 2 है। बेरियम की संख्या कितनी है आपकी, तो 2 है। और यहाँ बेरियम आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। उसके बाद मान लीजिए ये तो चला, अभी इसके और आगे देख लेते हैं क्या सब सही है। मान लीजिए ये कम होगा तो इसी को बढ़ा देंगे। तो उसके बाद जैसे कार्बन को देखते हैं तो कार्बन यहाँ कितनी है, 1 है। उसके बाद जब कार्बन यहाँ 1 दिखी तो इधर भी 1 दिखी, ये तो मामला बन गया। लेकिन बी की अभी तक नहीं बनी है। उसके बाद और देख लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना के 4। उसके बाद जैसे ही हमने 4 किया तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ से भी है और 4 आगे भी है, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन 8 है और यहाँ आपको कितना मिला है, केवल 4 ही यूज किया गया है और मिला कितना है आपको, 8 मिल गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद चलो इतना पे भी अभी नहीं माने हम, आगे भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं कि 2 है। उसके बाद यहाँ भी ऑक्सीजन आपको कितना मिल गया, 4 दूना के 8, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या आपको कितनी मिल गई, 8। तो इधर जितना हमने रिएक्टेंट यूज किया है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपको प्रोडक्ट ही मिल गया है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं कि दूसरा में क्या हाल है, ठीक है। दूसरा जब ऑप्शन लेंगे तो दूसरे में क्या हालचाल है, ठीक है। तो दूसरा वाला जब दिया हुआ है, क्या दूसरा वाला ये कह रहा है कि x के जगह पे कितना रखना है, 1, और y के जगह पे कितना रखना है, तो 2। Be2C प्लस 1 H2O, उसके बाद गिव्स आउट y की जगह पे 2 BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बन रहा है इसके साथ। तो अगर हमने जैसे ही 1 रखा, 1 रखते ही हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन की संख्या तो 2 ही है, लेकिन यहाँ कितना मिल गया, 2 तो यहाँ हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। ये भी बात नहीं बनी, ठीक है। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। फिर देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तो तीसरा ऑप्शन के लिए, ठीक है, देख लेते हैं कि कितना रखना है हमें, Be2C प्लस, देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या रखना है आपको, 4, ठीक है। तो x के जगह पे कितना रखेंगे हम, 4। उसके बाद H2O, फिर ये तीर लगा के उसके बाद y के जगह पे कितना रखना है, तो 2 रखना है, ठीक है। कितना रखना है, तो 2 रखना है। उसके बाद y की जगह पे 2 BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या संख्या बराबर हुई, मतलब दोनों तरफ की द्रव्यमान जो है वो बराबर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बेरियम की संख्या कितनी आपको मिल रही है, 2, और आपका प्रोडक्ट में जो प्राप्त हुआ है वो भी बेरियम कितना है, तो 2 है, मतलब बेरियम की बात तो बन गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन इधर भी 1 है
और कार्बन देख लीजिए इधर भी एक है, मतलब कि ये भी बात बन गई, तो कार्बन भी बराबर हो गए। उसके बाद अब हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना के 8, मतलब कि हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी मिल गई आपको, 8 मिल गई। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, इधर देख लेते हैं, तो उधर भी अब देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, 2 दूना के 4 और 4 ये कितना हो गया, 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8, मतलब कि हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब बचा केवल क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना बचा है आपका, 4, मतलब कि ऑक्सीजन जब 4 है तो यहाँ भी देख लेंगे, 2 यहाँ से काम करेगा तो 2, और 2 आगे भी दिया है तो कितना, 4, मतलब कि बात आपकी बन गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो तीसरा। ऑप्शन तीसरा सही हो गया। ठीक है, मतलब कि देख रहे हैं कि अगर आपको ऑप्शन में अगर मान दे दिया है तब तो इजी है कि हम यक्स का भी मान रख लेते हैं अपने से और वाई का भी मान रख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी दिया होगा तो क्या आप लोग कर लेंगे, कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ की संख्या ही तो हमको गिनना है, गिन के बस केवल आंकिक वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू रख के दोनों तरफ का क्या कर लेना है, हमको बराबर कर लेना। आगे देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न में ये पूछा है, ठीक है, तीसरा प्रश्न ये है आपका क्या, कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें आपसे सत्य नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। जैसे यहाँ दिया है क्या, पूरा कह रहा है कि 2 PbO सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में, और जो मिला है 2Pb प्लस CO2 गैस। लेकिन अब इसके लिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इस ऑप्शन में से देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन गलत है। वैसे ये अभिक्रिया जो चल रही है वो ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में ही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है सॉरी, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ नहीं दिया तो ये समीकरण को ही अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, जब ये समीकरण को हम लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए ये PbO है, क्या है, PbO है। तो यहाँ ऑक्सीजन लगा था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगा है। दूसरी बात ये कहा गया है कि कार्बन जो है, कार्बन में आपका ऑक्सीजन नहीं लगा है, और यहाँ जाने के बाद आपको ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, तो कार्बन और, ठीक है, कार्बन है और उधर गया है तो क्या मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ वाली जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। उसके बाद ये जो आपका दिया हुआ है पार्ट दूसरा भी बचा हुआ है, और जो आपका अपचयन होता है, तो अपचयन में ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, क्या, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ वाली जो अभिक्रिया हो रही है, मतलब लेड ऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपकी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसको आपका कहीं कहीं उपचयन भी कहा जाता है, तो इसको उपचयन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये समीकरण में मतलब कि जो ऑप्शन दिया है वो मैच कर रहा है क्या। तो कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए सीसा नहीं दिया है आपका, अलग से कहीं इधर सीसा दिया है, वो आपका तो दिया है लेड ऑक्साइड दिया है, लेड तो सिंपल दिया नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं देता कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है, तो उसको अभी सोचा जाता। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन ये देखना है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित
हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। मतलब कि कह रहा है कि सीसा जो है वो आपका क्या कर रहा है, अपचयित हो रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन में ही क्या मिल जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, कि सीसा कहाँ अपचयित हो रहा है, सीसा तो अलग से है नहीं, सीसा नहीं है, तो सीसा के अलावा क्या है आपका, लेड ऑक्साइड है। ठीक है, लेड ऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन आपको मिला। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा कह रहा है, ठीक है, कि Fe2O3 प्लस Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए ये भी आपका समीकरण से ही पूछा। ठीक है, तो समीकरण से पूछा है, मतलब कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है वो कौन सी अभिक्रिया की प्रकार है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। उसमें आपका दिया भी है कि संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके अलावा आपका और भी होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो आपको कितने दिया है, केवल 4 दिया है, तो 4 में से ही हमको इलिमिनेट करके बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में बताया जाता है, ठीक है, कि इसमें एक से अधिक अभिकारक जुड़कर, ठीक है, एक से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जुड़ के एक फैमिली बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग घर में रहते हैं लेकिन उसका नाम क्या किया जाता है कि एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये है कि संयोजन अभिक्रिया में कहा जाएगा कि बहुत सारे अभिकारक यूज किए जाएंगे लेकिन उसमें उत्पाद कितना मिलेगा, तो केवल और केवल एक मिलेगा। ठीक है, उत्पाद कितना मिलेगा, तो एक मिलेगा। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ देखिए आयन का आदान प्रदान हुआ है नहीं, यहाँ तो लवण में से आपके निकाले गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो होता है ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब ही होता है क्या, टूटना। लेकिन वियोजन अभिक्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नीचे अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि जो कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, वो अधिक क्रियाशील धातु, सॉरी, ये जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसी का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या हुआ है, Fe2O3 जो दिया हुआ है इसमें आपका Al2 देखिए, Al2O3 मतलब कि देख रहे हैं कि ये Fe जो है वो कम क्रियाशील धातु है किसकी अपेक्षा, तो Al की अपेक्षा। तो Al क्या किया है, उसको हटा के, मतलब कि Fe को हटा के उसकी जगह क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन की अभिक्रिया होती है। मतलब इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे पांचवा दिया है क्या, कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या कह रहा है आपसे, कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या बताया गया था उसमें, ठीक है, उष्मा शोषी में ये होता है कि आपका जो उष्मा होता है जब अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा अवशोषित होता है। ठीक है, उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, वही आपकी क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है क्या, कि N2 प्लस O2, और दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा जो आपका होता है वो -45 डिग्री, ठीक है, आपका
ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब कि -45 किलो कैलोरी आपका जो उष्मा होता है उसी का क्या होता है, अवशोषण होता है। मतलब इसका चारों ऑप्शन में जो सही होगा वो पहला सही होगा, क्योंकि इसमें ही उष्मा निकलता है, मतलब उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे आगे दिया है छठवां, कौन सी गैस होगा, सॉरी यहाँ कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा देखते हैं, कभी कभी जब भी होता है तो हाइड्रोजन, मतलब कि कह रहा है कि जब धातुएं जल के साथ, मतलब कोई जब धातु लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर धातु में हम क्या ले लेते हैं, वहां से आप Zn को ही ले लीजिए। ठीक है, Zn+H2O जब करें, Zn+O2 होता है, सॉरी। तो अगर मान लीजिए कोई भी ये कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, तो अभिक्रिया करने के बाद आपका जो निकलता है वो कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ही आप लोगों को हम कहीं बताया होंगे कि ठीक है कि जब हम क्रिया कराते हैं तो आपका कौन सा गैस विस्थापित हो जाता है, तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो कहा जाएगा कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी, तो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, ये जो प्रश्न आपके लिए ही है, ये प्रश्न जो 7, 6, 10 जो भी है, ठीक है, वो प्रश्न आपके लिए, मतलब कि पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही ये सब अच्छे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन अगर बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो आपको यही सब प्रश्न, मतलब कि पहले चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बेसिक अगर अच्छे से तैयार कर लिया है, बेसिक कहने का मतलब कि चैप्टर का आपने अगर थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो बहुविकल्पी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुविकल्पी पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको थ्योरी की जरूरत होती है। अगर थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बहुविकल्पी में कभी नहीं कह सकते कि 4 ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन कितने सही होते हैं, केवल एक। अगर मल्टीपल चॉइस रहता है तो वहां आपके एक से अधिक सही हो सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू मतलब कि जो होता है, एमएसक्यू होता है, एम एक मल्टीपल सेलेक्ट होता है, एक मल्टीपल चॉइस में होता है। ठीक है, एक आपका एक होता है और दूसरा अगर चाहे तो एक से अधिक भी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो वहां के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आगे प्रश्न यही दिया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ दिया है ऑप्शन में क्या कि 2Cu+O2 और मिला है आपको उत्पाद में क्या, CuO, वो भी कितने मोल, तो 2। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लग रहा है, कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण, दूसरा कॉपर का अवकरण, तीसरा कॉपर का नाइट्रेशन, चौथा ए और बी दोनों। अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है, देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। मतलब कि यहाँ क्या हो रही है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो देखते ही देखते तुरंत बता देंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण में मतलब कि ऑक्सीकरण होता क्या है, तो ऑक्सीकरण में अभी पीछे ही अभी बताए हैं, इससे पीछे वाले में, ठीक है, कि क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि क्या है, ये कॉपर का ऑक्सीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से, ठीक है, जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पहला क्या दिया है, संक्षारण, दूसरा दिया है गैल्वेनीकरण, तीसरा कह रहा है कि पानी चढ़ाना, चौथा कहता है कि विद्युत अपघटन। ठीक है,
तो संक्षारण वाली अभिक्रिया तो सब लोगों को ऐसा लगेगा कि इसकी कौन सा आंसर होगा, तो संक्षारण की अभिक्रिया होगी। ठीक है, लोहा को जब जिंक को सॉरी लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका क्या कहते हैं, कहेंगे सभी लोग की संक्षारण होती है। लेकिन नहीं, संक्षारण में होता क्या है, संक्षारण में ये बताया जाता है कि जब लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया आपकी संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ये तो आपकी होगी नहीं, तो आपका दूसरा जो होगा, ठीक है, मतलब कि लोहे में जिंक को लेपित करना आपकी कौन सी अभिक्रिया है, तो गैल्वेनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या दिया प्रश्न में। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। इसमें देखिए, संयोजन अभिक्रिया के लिए डिफिनीशन अगर पता होगा चटपट आंसर देंगे आप। ठीक है, मतलब कि अगर डिफिनीशन पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया आखिर होती क्या है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, उसको सही कर लेंगे, मतलब कि चारों ऑप्शन में से फट से सही कर लेंगे हम। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में आखिर होता क्या है, किस वे में हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के लिए ये बताया जाता है कि एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो एकल उत्पाद देते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, तो संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देख रहे हैं कि किसी के प्रेजेंस में नहीं कराई जाती है। जो संयोजन अभिक्रिया है वो तो किसी के प्रेजेंस में नहीं कराई जाती, मतलब उस पे तीर पे कोई कुछ नहीं उपस्थित होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ देखिए, एक यहाँ भी अभिकारक लिया गया है और एक यहाँ भी, मतलब कि देख रहे हैं दो अभिकारक लिया गया है और दोनों को मिलाने के बाद कितना मिला है आपको, एक मिला है। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद आपको कितना मिला है, तो एक मिला है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, संयोजन की अभिक्रिया। मतलब कि ये भी देखते ही देखते आप आंसर बता सकते थे, अगर थ्योरी पढ़े होते तो आप देखते ही देखते जैसे ही क्वेश्चन आता चट दे आंसर का एकदम टिक लगाते और धीरे से आगे निकल जाते। ठीक है, तो इसके लिए भी इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो पहला। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है वो आप ही लोगों के लिए है। अगर शुरू से, मतलब कि अगर ये पहला चैप्टर है, इसमें भी अभी बहुत सारे के टाइप बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुविकल्पी करा देंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और यही बस इस चैप्टर से खाली बहुविकल्पी ही क्या होगा, पूछेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपके प्रश्न जो होते हैं वो 4 टाइप के होंगे, लगभग बहुविकल्पी होगा, अति लघुत्तरी होगा, लघुत्तरी होगा, दीर्घ उत्तरी होगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपके चारों हैं। ठीक है, तो चारों हैं, तो मतलब यहाँ तो हम आप लोगों के लिए 2 ही लेके आए हैं, मतलब कौन सा, तो एक निम्नलिखित बहुविकल्पी वाला जो है और दूसरा आपका अति दीर्घ है। ठीक है, अति लघु है, सॉरी, अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो और भी आएंगे, मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो और भी हम वीडियो, मतलब कि दीर्घ उत्तरी के लिए भी और लघु उत्तरी के लिए भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया है क्या कि CaCO3, उसके बाद जो मिला है वो आपका CaO प्लस CO2। दूसरा ऑप्शन ये है कि CaO प्लस 2HCl और जो मिला हुआ भाग है वो आपका क्या दिया है कि CaCl2 प्लस H2O। उसके बाद Fe प्लस CuSO4, उसके बाद जो मिलेगा आपको प्रोडक्ट में FeSO4 प्लस Cu। और लास्ट ऑप्शन आपका चौथा दिया है क्या कि NaOH प्लस HCl, उसके बाद जो मिला हुआ प्रोडक्ट है NaCl प्लस H2O। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम कैसे बताएं कि इस कौन सी अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया की अगर आपको डिफिनीशन पता है कि डिफिनीशन में क्या बताया गया है, ठीक है, और नहीं भी बताया गया तभी पीछे हम बताएं जहां आपके 4 अभिक्रिया पूछे हुए थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो वहां पे आप लोगों को हम अभी बताए हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें जो होता है, अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसी का जगह पे क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। मतलब कि इसमें भी जो होगा देख लेते हैं कि ये कौन सा है,
कौन सी अभिक्रिया है इसमें, देखिए शायद एग्जाम्पल भी यही लिए थे हम। अगर ये Fi नहीं लिए, Cu नहीं लिए थे तो क्या लिए थे, Al ले लिए थे। बस इतना ही का फर्क था। मतलब कि यहाँ जो ऑप्शन सही होगा इसका कौन सा होगा, तो तीसरा। देखिए इसमें Fi जो है वो Fi जो है वो CuSO4 में, मतलब कि यहाँ से जो सॉल्ट बना हुआ है इसमें से SO4 में से Cu को हटा के उसकी जगह पे, मतलब Cu के जगह पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। फेरस आपका क्या हो जा रहा है, तो विस्थापित हो जा रहा है, Cu को क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया के उदाहरण हो गए, तो विस्थापन अभिक्रिया के। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए क्या बताया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो किसके किसके बीच में हमको पता चलता है कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स की अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए आपको ये बताया जाता है कि आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और उसी के अंतर्गत ये आपका आता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में तो पता चल ही गया होगा कि ऑक्सीकरण क्या होती है। ऑक्सीकरण में अगर नहीं भी पता है तो यही होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का निकलना आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। उसके बाद अपचयन की अभिक्रिया जो होती है उसमें हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी कहलाएगी, तो अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद इसी के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये होता है कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और, ठीक है, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है वही अभिक्रिया आपकी कौन सी कहलाती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए आपका जो दिया होगा आप देख लेते हैं, जिसमें दो दिया होगा, दो प्रोडक्ट होगा और दो रिएक्टेंट भी होगा, मतलब कि आपके अभिकारक भी दो होंगे और उत्पाद भी दो होंगे। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि किसमें आपका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें आपका अपचयन हो रहा है। तो पहला वाले में तो ऐसा ही नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका जो रिएक्टेंट लिया है वो एक ही लिया है, तो जब तक दो नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो पहला ऑप्शन में एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा में देखिए आपका उत्पाद जो मिला है, मतलब कि प्रोडक्ट जो मिला है वो आपका एक ही मिला है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा CaO प्लस 2HCl, उसके बाद जो मिला हुआ है प्रोडक्ट आपका CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि CaO प्लस 2HCl, उसके बाद CaCl2 प्लस H2O। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो दिया हुआ पार्ट है, ये यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कैल्शियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन निकल गया, तो निकल गया तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीजन का निकलना, कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, तो अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी एक अभिक्रिया मिल गई, कौन सी, अपचयन की अभिक्रिया। और दूसरा भी देख लेते हैं 2HCl, मतलब कि 2HCl जो है वो कहाँ पहुंचा है, तो H2O के पास। मतलब कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि HCl जो है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, मतलब क्लोरीन निकल के ऑक्सीजन को जोड़ लिया है। तो हाइड्रोजन क्या किया, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख रहे हैं हम कि दोनों अभिक्रिया पाई जा रही है, ऑक्सीकरण की भी और अपचयन की भी, मतलब दोनों अभिक्रिया पा गई। और रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है कि जिस, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है वही आपकी क्या कहलाती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन में आपके दोनों अभिक्रिया पाई जा रही हैं। आगे दिया है क्या,
ये ऑप्शन में बना लीजिएगा Na2SO4। उसके बाद BaCl2। इसमें जो आपका समीकरण होगा, मतलब कि यहाँ इसलिए पता चल रहा है, कभी भी देखिए सल्फेट जो होता है, ठीक है, सल्फेट का हमेशा फार्मूला SO4 होता है। और Na मान लीजिए एक है, लेकिन सल्फेट पे जो आयन होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो सल्फेट पे जो आयन होता है वो 2 होता है, तो इसीलिए यहाँ हमको पता चल गया है कि क्या छूटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आप देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे क्या है, कह रहा है, कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, तो संयोजन अभिक्रिया तो दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें उत्पाद देख रहे हैं तो एक से अधिक है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया वैसे ही गलत है। दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में आपका जो होगा, ठीक है, उसमें विस्थापन अभिक्रिया में ये बताई जाती है कि क्या उसमें आपका वो जो होता है कम क्रियाशील धातु, मतलब कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये बताया जाता है कि इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि Na2 और SO4 फिर BaCl, मतलब यहाँ से देख रहे हैं ये वाली जो है वो Cl के साथ मिल रही है, और SO4 जो है वो किसके साथ मिल रही है, तो Ba के साथ मिल रही है। मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया के लिए आप देख रहे हैं यहाँ बना भी है कि क्या BaSO4 उसके बाद जो बना हुआ है 2NaCl, तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अब कोई अभिक्रिया आपके पास बची भी नहीं है, क्योंकि नीचे इसमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये तो है नहीं कि मान लीजिए अगर होता तो हम बता भी देते, अगर नहीं होता इसमें तो कह देते कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये जो अभिक्रिया है आपकी वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, क्योंकि समीकरण संतुलित करने तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पहले ही शुरू में ही हम आप लोगों को बता दिए कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि सोडियम यहाँ कितना है, सोडियम मतलब जो अभिकारक में हमने लिया हुआ है, रिएक्टेंट में जो यूज किया हुआ है, वो सोडियम कितना है आपका, केवल और केवल 1 है। और रिएक्टेंट में मतलब कि जितना लिए हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ जैसे ही कि सोडियम हमारा 1 है, तो प्रोडक्ट में भी तो हमको एक ही मिला है। उसके बाद और भी चीजें, एक से तो हम मान नहीं सकते, सबको देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है, और उधर हाइड्रोजन की संख्या आपको कितना मिल गया, 2 और 1 3। मतलब कि यहाँ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि सोडियम तो बराबर था, लेकिन हाइड्रोजन की क्या हो गई, अब अधिकता हो गई। उसके बाद इतना पे नहीं माने, अभी ऑक्सीजन भी बचा, ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन आपका 1 है, मतलब कि 2 चीजें तो बराबर हो गई, लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आगे, अब देखते हैं कि BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4, इसमें BaSO4 प्लस 2HCl, इसमें भी देख लेते हैं। तो बेरियम, ये जो आपका बेरियम होता है, बेरियम आपका इधर भी 1 है और उत्पाद में भी आपका 1 है, तो बेरियम की संख्या तो बराबर हो गई। उसके बाद ये जो Cl2 दिया है, Cl2 मतलब कि क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो क्लोरीन की संख्या जब 2 है तो उधर भी आपको क्लोरीन कितना मिला है, 2 मिल गया, मतलब 2 चीजें बराबर हो गई। तीसरा ये देख लेते हैं कि अब हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन भी आपको कितना मिला है, तो हाइड्रोजन भी आपको 2 है, और उधर भी हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है। उसके बाद सल्फेट की संख्या कितनी है, तो सल्फेट की भी संख्या कितनी है आपकी, कितनी है, 1 है। सल्फेट भी आपका कितना है, तो 1 है, मतलब कि ये ऑप्शन क्या है आपके लिए, बराबर है। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं, शायद 2 सही हो सकता है। तो तीसरा के लिए अगर देखेंगे तो K
पोटेशियम एक है और इधर भी एक है, क्लोरीन आपका यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मतलब एक चीज की कमी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट बचा, इसको भी देख लेते हैं। Mn की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ भी 1 है, मतलब ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। तो अब कौन सा बचा है, दूसरा ऑप्शन। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो दूसरा। उसके बाद ये जो आपको कह रहा है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। पीछे से कब से रट्टा लगाया जा रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा, बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कब से हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं कि आपका कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया में ये पता है हमको कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को हटा के उसकी जगह पे विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो पता चल गया। फिर आगे आपकी संयोजन अभिक्रिया में ये बताया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो दो अभिकारक या दो से अधिक भी अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद देते हैं, ठीक है। और अपक्षेपण तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न में क्या है। अब देखिए आपके पास बहुविकल्पी खत्म हुए, ठीक है। बहुविकल्पी के आपके 15 लगभग 14 या 15 क्वेश्चन थे, वो आपके जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से जो बहुविकल्पी बना था, ठीक है, तो बहुविकल्पी ये हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही बोर्ड के लिए काम आएगा, ये हर बोर्ड के लिए था बहुविकल्पी जो होता है। और यहाँ ही नहीं, कहीं भी कभी भी कंपटीशन एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुविकल्पी ही पूछता है, थ्योरी कहीं नहीं लिखना पड़ता है। अब तो हो गया है सीबीटी मोड, मतलब कंप्यूटर बेस पे एग्जाम देना है, तो वहां भी आप लोग को क्या मिल रहा है, केवल बहुविकल्पी। मतलब कि बहुविकल्पी के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तब तक हम बहुविकल्पी में चारों ऑप्शन को सही नहीं कर सकते। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, केवल एक ही सही होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी तो देना है। अब टाइम बचा भी नहीं है हमारे पास, लगभग 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो 3-4 महीने में हम क्या कर लेंगे, साल भर का कोर्स जो है, तो क्या हम 3-4 महीने में पढ़ पाएंगे। तो अभी से लग जाएंगे तभी तो पढ़ेंगे। अभी जो समय बचा हुआ है उसको तो हम नहीं खराब कर सकते, जो खराब कर दिया, लेकिन उसको जो बचा हुआ है उसको तो हम खराब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको लाना भी तो है 90 से एबव, 90% से एबव। देख रहे हैं आजकल हर वैकेंसी जो है वो अगर मेरिट बेस पे ही हो जा रही हैं, तो अगर मेरिट आपका अच्छा नहीं रहेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, फिर घर बैठे रहना है, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों, पढ़ाई करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो बहुविकल्पी का मायरा खत्म होता है, ठीक है। हम अब देखते हैं आगे कि क्या दिया है। आप आपसे अब पूछ रहा है क्या कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि ये बहुविकल्पी का सिलसिला अब यहीं से समाप्त हुआ है। अब आगे आपके लिए हम लेके आए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये होता है कि जैसे कि आपके प्रश्न वही होते हैं, बड़े वाले में से थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना होता है। मतलब कि लघु मतलब क्या होता है, छोटा, अति मतलब कि थोड़ा कम, मतलब कि अति मतलब कि बहुत ही छोटा। तो आपके लिए जो प्रश्न लेके आए हैं वो अति लघुत्तरीय प्रश्न, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हर बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। कब से हम लोग पढ़े जा रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में कहा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया में
एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब बताया जा रहा है कि विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे को उसके लवण से क्या कर देता है, लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। वो अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब इसमें यही बताया जा रहा था, कब से पीछे भी अभी हम लोग बहुविकल्पी में भी देख रहे थे कि विस्थापन अभिक्रिया आ रही थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आ रही थी। तो विस्थापन अभिक्रिया में ये बताया जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक आपका जो तत्व होगा वो दूसरे तत्व के उसके लवण से, ठीक है, उसके लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर दिया जाता है। वही आपका क्या क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। या फिर सिंपल वे में ये भी समझना चाहें तो लिख सकते हैं क्या हम कि उसमें, ठीक है, कम जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को, ठीक है, विस्थापित कर उसी के स्थान पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। वो भी आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, तो विस्थापन की अभिक्रिया। मतलब कि अगर इसके लिए दो है, अगर ये तो है पहला, अगर दूसरा नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो फिर दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को, ठीक है, हटाकर, मतलब कि उसको हटाकर उसी का जगह पे क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, या फिर वहीं जाके वो चिपक जाता है और उसे उस बाहर निकाल देता है। ठीक है, वो अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उसमें आपसे पूछा है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर होता है, तो इसमें तो केवल एक जगह से हटना है, लेकिन दूसरा द्विविस्थापन में, ठीक है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो लिखा है कि जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, वो आपकी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उसमें आपका जो पता चला कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में जो होगा वो एक के स्थान से क्या हो जाएगा, हटाया जाएगा। मतलब कि जो अधिक क्रियाशील धातु होंगे वो कम को हटाकर, ठीक है, उसी का जगह क्या कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, वो विलयन में। ठीक है, तो वहां से जब ले लेंगे तो वो आपके विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी। द्विविस्थापन में क्या होगा कि आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होता है, वो आपकी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, तो द्विविस्थापन की। उसके बाद कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए क्या करिए, समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के लिए क्या करिए, तो समीकरण लिखिए। तो समीकरण लिख सकते हैं हम क्या, समीकरण जैसे 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 Zn प्लस CuSO4, और ये किसके लिए ले रहे हैं, तो हम विस्थापन के लिए, ठीक है, विस्थापन के लिए ले रहे हैं। तो उसके बाद जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ZnSO4 आप प्लस क्या, Cu। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया जो आपको मिले, देख रहे हैं कि यहाँ केवल क्या हो रहा है, जो Zn है वो अधिक क्रियाशील धातु है, किसकी अपेक्षा, तो Cu की अपेक्षा। तो Cu को हटाकर उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा या फिर विस्थापित हो जाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, तो विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन, ये एग्जाम्पल किसके लिए है, तो विस्थापन के लिए है। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये क्या है आपका, जिंक, और ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और जो प्रोडक्ट मिला है आपको वो क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। उसके बाद ये जो आपका है क्या है, कॉपर। तो ये तो बोला है आपको, प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया अभी तो एक आपका किसके लिए है, तो विस्थापन के लिए एग्जाम्पल है। अभी अगर द्विविस्थापन के लिए भी लिखना होगा तो द्विविस्थापन के लिए समीकरण क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, BaCl2 प्लस Na2SO4 Na2SO4
और ये अभिक्रिया के बाद आपका आयनों का आदान प्रदान होगा तो मिल जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं हम कि क्या समीकरण संतुलित है, क्योंकि समीकरण लिखना ही जरूरी नहीं होता है, समीकरण को संतुलित भी करना होता है। तो संतुलित करने के लिए देख लेते हैं, बेरियम की संख्या यहाँ 1 है, उधर भी 1 है। उसके बाद क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है और सोडियम की संख्या 2 है। मतलब कि यहाँ जब हमने 2 लिख दिया तो ये समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। और ये रिएक्शन मतलब कि ये जो आप समीकरण पाए हैं वो किसके लिए पाए हैं, तो ये है आपका द्विविस्थापन का। किसका है, तो द्विविस्थापन का। ये जो आपका एग्जाम्पल था वो किसके लिए था, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। तो क्या ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका सब हमने जवाब दे दिया, हाँ बिल्कुल दे दिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया पूछा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा था। उसके बाद दोनों के लिए एग्जाम्पल पूछा, हमने एग्जाम्पल भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो विस्थापन, द्विविस्थापन और उसका उदाहरण। फिर आगे देखते हैं कैसा और भी प्रश्न पूछता है फर्स्ट चैप्टर से। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको जो दिया हुआ है पीछे भी, ठीक है, थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है कि समीकरण लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो समीकरण लिखने के अगर 2 तरीके हैं तो ये आपका कौन सा तरीका है, ये फर्स्ट वाला ले लिया है कि हिंदी में लिख दिया है, मतलब कि शब्द समीकरण में लिख दिया है, इसको आपको रासायनिक सूत्र में लिखना है और उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहले के लिए अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो पहला के लिए समीकरण आपसे क्या कह रहा है, जिंक। क के लिए आंसर जो होगा वो क्या पूछ रहा है आपसे कि जिंक। जिंक के लिए संकेत क्या होता है, Zn होता है। ठीक है, जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है। उसके बाद आगे कह रहा है क्या, सल्फर नाइट्रेट। ठीक है, कह रहा है क्या, सल्फर नाइट्रेट, बल्कि यहाँ सल्फर नाइट्रेट ना होके यहाँ क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ क्या होगा, तो सिल्वर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है तो यहाँ बना लीजिएगा आप लोग जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद जो बनेगा आपका क्या कह रहा है कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो आपका सिल्वर नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर के लिए Ag और नाइट्रेट के लिए NO3। तो इसके बाद मिल रहा है क्या आपको, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस आपको और क्या मिल रहा है, तो सिल्वर। ठीक है, जिंक नाइट्रेट अब प्लस सिल्वर के लिए Ag। उसके बाद देखिए इतना ही नहीं कहा, केवल समीकरण लिखने को नहीं कहा है आपको, कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, संतुलित समीकरण लिखिए, मतलब कि रासायनिक जो है वो संतुलित समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है। तो हमने तो अभी समीकरण लिखा है, समीकरण में क्या कहा है कि जिंक लिखना था, जिंक हमने लिख दिया, सिल्वर नाइट्रेट के लिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि प्राप्त जो होता है वो जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है, उसके बाद सिल्वर प्राप्त होता है। तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, मतलब कि जो अभिकारक लिया है हमें क्या उतना ही उत्पाद में मिला है कि नहीं मिला है। तो देख लेते हैं कि यहाँ जिंक आपका जो है वो 1 है, यहाँ भी जिंक आपका 1 है। उसके बाद आपका Ag जो है वो Ag भी इधर 1 है और इधर भी आपका 1 है। उसके बाद अब क्या बचा हमारा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट यहाँ 1 है लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, संख्या बढ़ा लेते हैं। जैसे ही यहाँ हमने 2 लिखा तो 2 लिखने के बाद हमने जैसे ही देखा तो सिल्वर की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। नाइट्रेट तो हमारा बराबर हो गया लेकिन सिल्वर की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो सिल्वर के जगह पे हम पहले क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्या ये अब समीकरण संतुलित हो गया,
हाँ, तो दोनों तरफ से जब संख्याएं बराबर हो गई तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखते हैं दूसरा के लिए क्या दिया है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। ख के लिए समीकरण मैग्नीशियम के लिए क्या, Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि HCl। उसके बाद जो बना हुआ है कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रहा है। आपका जो बहुविकल्पी था उसमें पूछा था कि जब हम धातु को क्या करते हैं, किसी के साथ हाइड्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, ठीक है, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि Mg प्लस HCl जब बना लेते हैं तो कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड उसके बाद क्या हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ आप देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए कि दोनों तरफ की क्या करेंगे, हम संख्याएं को देख लेंगे। Mg इधर भी एक है, Mg उधर भी एक है, क्लोरीन यहाँ एक है और यहाँ कितना है, 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन भी 2 है। अगर यहाँ हम 2 लिख देते हैं तो ये समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, तो ये समीकरण भी संतुलित हो गया। मतलब कि इसके लिए जो आंसर केवल इतना ही पूछा था, केवल समीकरण लिखना था, उसको बराबर करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमेशा हमेशा पूछे जाता है, मतलब कि लोग ऐसे जनरल भी सोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी भी कुछ भी पूछने लगते हैं। तो उसी में ये पूछ रहे हैं आपसे कि जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं, जो जुगनू होते हैं वो रात में ही क्यों चमकते हैं। सही बात है, दिन में भी चमकना चाहिए। तो ये जो कारण है वो आपका रासायनिक ही है, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया कि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है, ठीक है। जो जुगनू होता है उसके अंतर्गत एक आपके फास्फोरस जैसी एक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें, तो जुगनू में, जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया करती है। जो जुगनू के अंतर्गत आपका एक फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है वो क्या करता है, किसी एक एंजाइम से, ठीक है, किसी एक एंजाइम से ठीक है, वायवीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया करती है। मतलब जैसे ही वो आपका फास्फोरस युक्त प्रोटीन होगा, ऑक्सीकरण जैसे ही वो पाएगा तो किसी एक एंजाइम से वो क्या करने लगता है, ऑक्सीकरण करने लगता है। इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए जब वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अभिक्रिया करने लगते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद एक दृश्य प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण जुगनू रात में ही क्या करते हैं, चमकते हैं। अगर अब कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि उसमें जुगनू जो होता है उसमें एक फास्फोरस युक्त प्रोटीन पाई जाती है, और वह प्रोटीन, ठीक है, अगर प्रोटीन जो होता है वो एक विशिष्ट एंजाइम से क्या करता है, विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करने के बाद उससे एक दृश्य युक्त प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसी के कारण वह रात में ही क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। कह रहा है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष, मतलब कि जो कोई चमकदार तत्व लेना है वो भी कैसा, भूरा रंग का, ठीक है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया था कि कागज का जलना, या फिर मैग्नीशियम धातु का जलना, या फिर सोडियम धातु का जलना, ठीक है, जलने के बाद जो आपको मिल रहा था वो ब्लैक ही मिलता है। कागज अगर जला देंगे, अगर व्हाइट कागज जलाएंगे तो कैसा मिलेगा, ब्लैक ही मिलेगा। ठीक है,
तो यही बात है, इसमें भी यही आपसे पूछ रहा है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि भूरा रंग का जो चमकदार, ठीक है, भूरा रंग का जो चमकदार तत्व है वो कौन है? तत्व यक्स, तांबा या कापर है। मान लेते हैं हम यक्स जो है वो, ठीक है, यक्स कौन सा है? तो तांबा है। ठीक है, यक्स क्या है? तो वो तांबा ले सकते हैं या फिर कापर ले सकते हैं। ठीक है, तो यक्स जो लिया हुआ है हमने वो तो हो सकता है या तो तत्व यक्स तांबा होगा या फिर कॉपर होगा, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद ये जो मिल रहा है तो वो कैसा मिल रहा है आपको? कॉपर ऑक्साइड है। तो यक्स अगर हम ले लेते हैं क्या, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि तांबा या कॉपर। तो मान लो हम कॉपर ले लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एक हमें क्या मिलता है? तो काले रंग का ऑक्साइड मिलता है। वो भी किसका ऑक्साइड मिलता है? तो काले रंग का क्या करता है? एक यौगिक का नाम बताना है। ठीक है, तो काले रंग का जो यौगिक मिलता है वो क्या मिलता है हमें? CuO। ठीक है, लेकिन समीकरण तो हमने लिख दिया, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो समीकरण लिखने के तुरंत बाद पहले समीकरण को संतुलित करना होता है। तो समीकरण को संतुलित करेंगे क्या? Cu प्लस O2 बन गया आपका क्या? CuO। मतलब जो काले रंग का तत्व होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? आपका CuO। और जो भूरा रंग का होगा वो क्या होगा? Cu। ठीक है, तो यहाँ इसका देख लेते हैं वैलेंसी में। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहाँ कितना है? 1 है। अगर जैसे ही यहाँ 2 किया तो कॉपर की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो कॉपर की संख्या बढ़ गई, मतलब कॉपर की जगह पे भी कितना कर लेंगे? 2। इतना तो हो गया। ठीक है, तो आपका कॉपर भी बराबर हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, उसके बाद जो रिएक्टेंट मतलब कि लिए थे उतना तो हमें प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जो कॉपर है उसका रंग कैसा है? भूरा है। ये आपका कॉपर है और इसी का रंग क्या है? भूरा है। भूरा, ठीक है, तत्व। उसके बाद ये जो हमने लिया है वो क्या कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में, मतलब तो वायु की उपस्थिति मतलब वायु के साथ जब गर्म करेंगे तो वायु में। इसके बाद यहाँ जो मिला हुआ है वो क्या मिला है आपको? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसा है? तो काला है, मतलब कि जो अवक्षेप आपको मिला है काला वो कौन सा है? तो कॉपर ऑक्साइड का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, तो संक्षारण की अभिक्रिया में आप देखते हैं कि संक्षारण की अभिक्रिया जब होती है तो लोहे में जंग लगता है। ठीक है, तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसी के बचाव के लिए, ठीक है, मतलब कि जंग न लगे, लोहे में क्या हो? जंग न लगे, उसी के बचाव के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है। मतलब कि जब हम उसको लोहे को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, तो पेंट करने से उसमें जो वायु में आपकी नमी होगी या फिर ऑक्सीजन होगा, उसी से वो क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब क्रिया नहीं कर पाएगा तो आपका लोहे से में जंग नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो लोहा आपका क्या जैसा रहेगा वैसा आपका शेप मिल जाएगा। देखते हैं दरवाजा कभी कभी लोहे से जंग लगने लगता है, मतलब जो दरवाजा है आपका लोहे का उसमें भी जंग लगने जाता है। उसके बाद ये जैसे पेन को ही ले लेते हैं, तो पेन अगर लोहे का बना होता, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये देखते अगर पानी पड़ता या फिर नमी पाता तो ये क्या हो जाता? लो इसमें जंग लगने लगते हैं। ठीक है, तो अगर जंग लगने से बचाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगने की क्रिया क्यों होती है, सॉरी, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं पर
पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से क्या हो जाती है, बस जाती है। तो ये भी लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे में जंग न लग पाए। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा, ठीक है, आपके लिए जो प्रश्न का भंडारण था यहीं पे अब समाप्त हुआ। फिर अगर, ठीक है, और भी हम प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपको अगर पसंद आया, मतलब कि जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से हम आप लोगों को प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।